हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम लोग ने कल कॉलराश लॉ का स्टडी किया था और एक एप्लीकेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। वो एप्लीकेशन था इन कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। और एसिटिक एसिड का एक एग्जांपल भी लिया था कि एसिटिक एसिड की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज की हेल्प से किस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको बता दिया था कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम ऐसे स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे जिनकी एल्जेब्रिक इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करके वो इक्वेशन हमें मिल जाए जो कि एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टिविटी के लिए कॉलराश लॉ से मिलती है। तो अब उसी पे बेस्ड पहले हम एक न्यूमेरिकल देखना चाहेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल क्या है देख लीजिए। ये हमने लिख दिया है कि द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl and CH3COONA are 126.4, 425.9 and 91.0 Simon centimeter square mole inverse respectively. What will be of acetic acid? मतलब ये है कि ये आपके तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी मोलर कंडक्टिविटीज दी है। इसकी हेल्प से हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम एसिटिक एसिड के लिए कॉलराश लॉ का यूज करते हुए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या इसका मोलर कंडक्टिविटी होगी उसका इक्वेशन बना लेंगे और फिर उस इक्वेशन को ये जो वैल्यूज दी हैं इनकी हेल्प से हम प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू Coollage law, lambda naught m of CH3COOH acetic acid will be equal to lambda naught of CH3COON plus lambda naught of HIN. This is suppose equation A, and you have to find this equation by यूजिंग दीज वैल्यूज। आपको ये इक्वेशन इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए इक्वेशन बना के और ये वैल्यूज पुट करके हमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम वो एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ग्राफ ड्रॉ करके नहीं निकाल सकते थे। तो इसलिए हमें हेल्प काहे की लेनी पड़ेगी, कॉलराश लॉ की। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट के लिए इक्वेशन बना लेंगे। क्या क्या दे रखा है, गिवन आपका NaCl की लैम्डा नॉट m दे रखी है। लैम्डा नॉट m फॉर HCl इक्वल कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ HIN प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CL एंड दिस वैल्यू इज 126.4 Simon centimeter square mole inverse. This is equation 1. Similarly, lambda naught, sorry, this is lambda naught for NaCl. This is for NaCl. Now, lambda naught m for HCl is 425.9. So this will be equal to lambda naught. This is NaN plus Cl, and lambda naught m for HCl will be equal to lambda naught HIN plus lambda naught Cl, and this value is 425.9 Simon centimeter square
mole inverse. This is equation 2. And third value is for sodium acetate. So the lambda naught m for sodium acetate CH3COO Na will be equal to lambda naught of CH3COO ion plus lambda naught of Na ion, and this is 91.0 Simon centimeter square mole inverse. This is equation थर्ड. हमने क्या किया कि जो भी वैल्यूज दे रखी थी इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की, उनका वैल्यूज के हेल्प से कॉलराश लॉ का यूज करते हुए हमने इक्वेशन 3 बना ली. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से आपस में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, मतलब जो हमें ये इक्वेशन ए मिल जाए. तो हमें क्या करना है, लैम्डा नॉट CH3CON प्लस लैम्डा नॉट HN चाहिए. तो इस ये लैम्डा नॉट CH3CON है, ये HN है, इनको आपस में प्लस करना पड़ेगा. Na आयन Cl आयन कैंसिल करने के लिए ये इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा. तो क्या करें हम, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड एंड subtracting इक्वेशन फर्स्ट. ये हम कंडीशन लगा दें तो देखिए क्या आएगा. ये देखिए हम जब माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये हम माइनस यहाँ पे साइन माइनस कर दें, तो आप देखिए Na आयन Cl आयन will cancel, and what will you get? You get the equation lambda naught of HCl plus lambda naught of CH3COO Na minus lambda naught of NaCl equal, this will be lambda naught of CH3CON plus lambda naught of HN, and this is the value of limiting molar conductivity of acetic acid. Now you put here the values of these limiting molar conductivities of strong electrolyte from these values. तो HCl के लिए limiting molar conductivity कितनी दे रखी है, 425.9 प्लस सोडियम एसिटेट के लिए दे रखी है 91.0 माइनस HCl के लिए दे रखी है 126.4 इक्वल होगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COON प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HN विच इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड. अब इसको ऐड कर लिए तो कितना आ जाएगा, 9, 5, 1, 6, 9 to 11 माइनस 126.4 इक्वल ये आ गया लैम्डा नॉट ऑफ CH3CON प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HN. इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 4 माइनस करिए 5 बचेगा, ये 0 बचेगा, 11 में से 2 गया 9 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आ गया. ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या हो गई, लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड. तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं. इसमें क्या होता है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी होती है. तो उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन कॉलराश लॉ का अप्लाई करते हुए बना लेते हैं. उन इक्वेशन को सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह ऐड करके माइनस करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्वेशन है उसको अचीव कर लेते हैं, और उसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी निकल के आती है वो कहलाती है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है. इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो गई. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसके एप्लीकेशन देखेंगे.
तो आगे चलिए हम दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कॉलराश लॉ का। कि पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया कि वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कॉलराश लॉ। नाउ second application of Collas law is to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte. Calculation of degree of dissociation of weak electrolyte। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रॉक्स 1 होती है, बिकॉज दे कंप्लीटली आयनाइज। आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब डिसॉल्व किया जाता है तो उसके कितने मोल्स डिसोसिएटेड हो गए, कितने लिए, उनका रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग, ठीक है ना। तो ये कहलाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब भी डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीज इन डाइल्यूशन value of lambda m increases। क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, increases due to increase in dissociation। और हम ये भी बता चुके हैं कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया जाता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है, तो क्या होता है, वो लगभग 100% आयोनाइज हो जाता है, उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी गिवन कंसंट्रेशन पर उसका पार्शियली आयोनाइजेशन हो रहा है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। तो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी वो उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स को बताएगी, और गिवन कंसंट्रेशन पर जो है मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो ये बताएगी कि उस कंसंट्रेशन पर कितने मोल्स आयनाइज हो गए हैं। तो हम इन दोनों का अगर मोलर कंडक्टिविटीज का रेशियो निकाल लें गिवन कंसंट्रेशन पर और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो हमारी निकल आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सपोज करिए इफ lambda cm is molar conductivity at concentration C and lambda naught m is molar conductivity at infinite dilution, then degree of dissociation will be alpha equal lambda cm upon lambda naught m। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं। तो गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये माना जाएगा कि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं वो उसके बेस पर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी, और गिवन कंसंट्रेशन पर कितना आयनाइज हुआ है उसके बेसिस पर ये लैम्डा cm आएगा, और इनका रेशियो कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये रिलेशनशिप जो है, दिस रिलेशनशिप
holds good for weak electrolyte। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए जनरली हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं कि कितना उसका डिसोसिएशन हो गया है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए सुटेबल है। तीसरा है थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखिए, जब आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो नोइंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स such as CH3COOH, NH4OH, etc. Dissociation constant can be calculated as follows। जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल लेंगे तो हम उसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैलकुलेटेड एट कंसंट्रेशन C एज फॉलोज। K इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट के या केसी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये वैल्यू हमारी आ गई डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है आपका एक ये आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल आएगा। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम दो एप्लीकेशन हमारे और हो गए, एक तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अगला है आपका एप्लीकेशन, वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्या हमने बताया, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। फोर्थ है कैलकुलेशन ऑफ solubility of springly soluble salt। ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, आपको शायद पता हो कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। डिसॉल्व करते हैं तो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं और बहुत जल्दी ही वो सैचुरेट सॉल्यूशन बना लेते हैं, क्योंकि वो उससे ज्यादा डिसॉल्व होते ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स कहलाते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कौन कौन से हैं, सॉल्ट सच एज AgCl। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। BaSO4 बैरियम सल्फेट, PbSO4 lead sulfate etc. are springly
सॉल्युबल सॉल्ट। तो होता क्या है कि जब भी इन सॉल्ट्स का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत कम क्वांटिटी डिसॉल्व होती है और इसलिए वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट होते हैं और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन सैचुरेट भी होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी सॉल्वेंट में उसको सैचुरेट करने के लिए डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी। तो क्या होता है, सॉल्यूशंस ऑफ सच सॉल्ट्स are infinitely dilute and become saturated. So their concentration is equal to their solubility। अब देखिए कंसंट्रेशन अगर m है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, मोलैरिटी के बराबर है, तो हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को निकाल के लैम्डा m की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो लैम्डा m जब निकालेंगे तो उसमें जो आपकी मोलैरिटी रखी जाएगी वो किसके बराबर होगी, सॉल्युबिलिटी की। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ कप्पा एंड लैम्डा m solubility can be calculated as follows। lambda m equal कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है। हमने बताया कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की जो मोलैरिटी होगी उसकी इसके बराबर होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी। तो इसको लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू द, सॉल्युबिलिटी को इधर ले आए तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन lambda m। So in this way we can also calculate the solubility of springly soluble salt। देखिए यहाँ पे lambda नॉट m कैसे निकालेंगे, यहाँ पे lambda नॉट m की वैल्यू जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए हम कॉलराश लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ lambda नॉट m can be calculated। देखिए हमने लैम्डा नॉट m इसलिए यहां पे रख दिया है क्योंकि ये जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कम क्वांटिटी डिसॉल्व होती है, इसलिए हमने लैम्डा m को लैम्डा नॉट m के इक्वल मान लिया है। और लैम्डा नॉट m की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड by using कॉलराश लॉ। जैसे हमें AgCl का लैम्डा नॉट m निकालना है तो ये होगा लैम्डा नॉट ऑफ AgI प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl। तो इस तरह से हम ये आपकी सॉल्युबिलिटी को भी निकाल सकते हैं। तो इन फार्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है।
तो ये भी आप जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेना चाहेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, देखिए। क्वेश्चन ये है, द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of AgCl is 1.382 into 10 to the power minus 6 Simon सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, ये दी है कंडक्टिविटी और निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी। फाइंड सॉल्युबिलिटी। आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है कब, दो वैल्यू और दे रखी हैं, Ag आयन और Cl आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन लैम्डा नॉट ऑफ Ag आयन इक्वल 61.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये Ag आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और Cl आयन की है लैम्डा नॉट ऑफ Cl आयन इक्वल 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपकी ये दो वैल्यू दे रखी हैं काहे काहे की, एक तो Ag आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl आयन की। निकालना क्या है आपको, सॉल्युबिलिटी। अभी अभी आपको फार्मूला बताया था सॉल्युबिलिटी का, कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो आपकी जो गिवन वैल्यू है वो लिख लें। गिवन लैम्डा नॉट ऑफ Ag आयन इक्वल 61.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl आयन इक्वल 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Using these values, you can calculate the value of lambda naught m for AgCl. So the lambda naught m for AgCl will be equal to lambda naught of Ag ion plus lambda naught of Cl ion. Using Colrat's law. Colrat's law क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज का सम होगी। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ये दे रखी हैं, तो आपका ये हो जाएगा 61.9 प्लस 76.3। आप इनको ऐड करिए, 93 हो गया 12, 268, 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या निकल आई, लैम्डा नॉट एम। और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपका कप्पा। कप्पा इक्वल दिया है 1.382 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब इससे आप सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी इक्वल क्या बताया था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम। कप्पा की वैल्यू है आपकी 1.382 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू आपका आ जाएगा 1000 अपॉन 138.2। अगर हम 138.2 यहां करेंगे तो यहां वैल्यू क्या रह जाएगी, ये आपका 130, ये 100 आ जाएगा। 100 से ये दो जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये आ जाएगा कितना 10⁻⁻⁵। इसकी यूनिट क्या थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो किसका क्या आ जाएगा, कुल मिला के ये निकल आएगा मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए मोल्स में निकला है, अगर ग्राम पर लीटर में निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो AgCl है इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका निकल आएगा ग्राम पर लीटर में। तो मोलर मास ऑफ AgCl कितना है, मोलर मास ऑफ AgCl इक्वल 108 प्लस 35.5 143.5 ग्राम मोल इनवर्स। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इक्वल आ जाएगी, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इक्वल कितनी हो जाएगी 143.5 इंटू 10⁻⁻⁵ ग्राम पर लीटर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1.435 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से हम अगर आयनिक कंडक्टिविटीज किसी इलेक्ट्रोलाइट की दी हैं और उससे हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, तो इस तरह इस फार्मूले का यूज करके उसकी हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपके वॉल्लाश लॉ पे बेस्ड होते हैं। तो इनके इस तरह के और क्वेश्चंस को भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करिए। थैंक यू।